असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो। तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। हरिवंश राय बच्चन जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। 3 मार्कर्स की एक श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के सभी यूनिट के सभी टॉपिक के सभी 3 मार्कर विद मॉडल आंसर आपके सामने लाए जाएंगे। इसके अलावा पेपर 4 को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके सभी 2 मार्कर आपके लिए लाए जाएंगे विद मॉडल आंसर। साथियों, अभी हमारा जो है वो मेडिवल हिस्ट्री मतलब पेपर 1 पार्ट ए की सेकंड यूनिट चल रही है, जिसके अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं कहां? विजयनगर साम्राज्य में। 2 लेक्चर मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने राजपूत काल से संबंधित सारे 3 मार्कर बताए थे। दूसरे लेक्चर में हमने पूरी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट की है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित 137 3 मार्कर उसमें कराए हैं। ये तीसरा लेक्चर है मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित, और ओवरऑल यदि हम देखें तो ये हमारा 11वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में जैसा मैंने बताया, हम विजयनगर साम्राज्य पे पहुंच गए हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से संबंधित जितने भी 3 मार्कर हो सकते हैं, अधिकांशतः हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। लगभग हर डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया है, विगत वर्षों के प्रश्नों को देखकर हर डायमेंशन को कवर किया है। विद मॉडल आंसर आपके सामने रखेंगे। आज के कुल क्वेश्चंस की संख्या है 50 क्वेश्चन विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से संबंधित। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। सीधा प्रश्न है कि विजयनगर जो साम्राज्य था उस पे किन किन वंशों ने शासन किया। साथियों, मैं कुछ भी शुरू करूं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूं। पैटर्न आप हमारा जानते हैं कि श्रृंखला में हम पढ़ा नहीं रहे हैं, पर जो टॉपिक चल रहा है और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे संबंधित संक्षेप में आपको समझा रहे हैं। उद्देश्य है आपका क्विक रिवीजन कराना। यह श्रृंखला उन अभ्यर्थियों के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं, या जो प्री दे चुके हैं, या जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या जो मेंस लिखने वाले हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए है जो क्विक रिवीजन चाहते हैं। क्विक रिवीजन ही करा रहे हैं, हम संक्षेप में समझा रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा 3 मार्कर आपके लिए परोसना और ये बताना कि किसी भी क्वेश्चन को आप कितने तरह से लिख सकते हो। अलग अलग वेराइटी में आप एक ही डायमेंशन के क्वेश्चन जब देखते हो तो आपका थोड़ा दिमाग खुलता है, एक समझ विकसित होती है कि किस तरह के आंसर लिखने हैं। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, इसको शुरू करने से पहले संक्षेप में स्टोरी रिकॉल कर लेते हैं। क्या है स्टोरी? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तुगलक वंश का जब शासन चल रहा था तो वहां पे शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? 1328 में दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण किया, और उन राज्यों में वहां के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जो वहां के स्थानीय राजवंशों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनमें से ही हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों को अपने साथ ले आया बंदी बना के। कहां? दिल्ली। वहां लाने के बाद उसने उनका धर्म परिवर्तित करवा दिया। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि दक्षिण में ही कुछ समय बाद विद्रोह की ज्वाला पनप उठी, और इसने किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हीं हरिहर और बुक्का से कहा कि जाओ और इस विद्रोह की ज्वाला को बुझाओ, ठीक करो इसे। जब वो दबाने जाते हैं तो उन्हें मौका मिल जाता है स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का, बदला लेने का मोहम्मद बिन तुगलक से। वो वापस जाते हैं, वहां माधव विद्यारण से मिलते हैं। माधव विद्यारण उन्हें दोबारा हिंदू धर्म में दीक्षित करते हैं और एक नए साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं, और संगम वंश की वो स्थापना करते हैं विजयनगर साम्राज्य में। इस तरह विजयनगर साम्राज्य में स्थापित होने वाला पहला वंश हो जाता है संगम वंश। बट प्रश्न है कि कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो संगम के बाद आए सालुब, तुलुब और फिर अराविडु। ये 4 वंशों ने शासन किया। पर क्या केवल नाम लिखना है? बिल्कुल नहीं। जब भी वंश पूछा जाता है, जब भी राजा पूछा जाता है, मैं आपको बोलता हूं बार बार, खासकर हिस्ट्री में, यदि ईयर आपको पता है, अवधि आपको पता है, वर्ष आपको पता है, तो जरूर मेंशन करो। इतिहास में इसका फर्क पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। तो पहले तो आपने संख्या बता दी, फिर नाम बताइए। संगम, सालोब, तुलुब और अराविडु, ये बता दिया आपने। अब देखिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, 1336 कॉमा हरिहर और बुक्का। समझ में आ रहा है? 1336 में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करी, कॉमा सालुब, ब्रैकेट में लिखा है 486 कॉमा सालुब नरसिंह, मतलब 486 में सालुब नरसिंह ने स्थापना करी। फिर तुलुब 1505 कॉमा वीर नरसिंह, मतलब वीर नरसिंह ने इस वंश की स्थापना करी। और अराविडु ब्रैकेट में लिखा है 1570 कॉमा
तिरुमल, मतलब तिरुमल ने अराविडु वंश की स्थापना करी। तो चारों वंश, उनके संस्थापक और उनका ईयर, ये सब हमने बता दिया 2 लाइन में। क्या बातें क्लियर है? इस तरह से ही बताना है। मैं बार बार क्या बोलता हूं, 3 मार्कर जो हैं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मेंशन कर देने हैं, उस टाइटल, उस टॉपिक, उस शीर्षक से संबंधित, और ज्यादा भटकना नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन से बचना है। और यदि इतिहास है तो उससे संबंधित ईयर, डेट, तारीख ये सब बता दो। यदि उससे संबंधित कोई उदाहरण है, कोई स्रोत है तो वो बता दो। ये सारी चीजें नंबर दिलवाती हैं, वही हमने यहां किया। अगला देखें, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा। सीधे 1 लाइनर, 1 वर्ड का आंसर है कि भाई विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजभाषा कौन सी थी। साथियों आंसर है तेलुगु। तेलुगु इनकी राजभाषा थी। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां। अब देखिए, जैसे राजवंशों के नाम पूछ लिए वैसे राजधानियों पे भी पूछा जा सकता है। तो कुल 4 राजधानियां रही, अनेगोंडी, विजयनगर, पेनगोंडा और चंद्रगिरी, मतलब कर्नाटका। ये 4 राजधानियां रही, आपको सीधे पता होना चाहिए। अगला है, टिप्पणी कीजिए, रायचूर द्वाब। ये क्या है? साथियों दक्षिण में, जैसा मैंने कहा, राजवंश था विजयनगर साम्राज्य, उसमें अलग अलग वंश थे, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। अब विजयनगर साम्राज्य, अभी जो विजयनगर साम्राज्य है कर्नाटका वाले क्षेत्र में था। इसी के पड़ोस में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक और वंश था, एक और साम्राज्य था, उसका नाम था बहमनी। अब विजयनगर और बहमनी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। क्लियर? तो इन दोनों पड़ोसियों के बीच टकराव हुआ करता था। टकराव के बहुत सारे कारण हैं। 11 मार्कर में हम पढ़ते हैं कि विजयनगर और बहमनी के बीच टकराव या लड़ाई या संघर्ष के कारण बताइए। बहुत सारे कारण हैं, पर 3 मार्कर के हिसाब से यदि आपको समझना हो, बिल्कुल संक्षेप में, यह जो मुख्य कारण था वो था रायचूर द्वाब। द्वाब मतलब आप सभी जानते हैं होता है 2 नदियों का संगम वाला स्थल। अब 2 नदियों के संगम वाला स्थल यदि वो है तो ऑब्वियसली वहां पर फर्टिलिटी, उर्वरता बहुत ज्यादा होगी, तो हर कोई उस पर अपना दावा करना चाहेगा क्योंकि आर्थिक फायदा होने वाला है। तो रायचूर द्वाब पर ये दोनों ही साम्राज्य अपना अपना दावा करते थे। क्लियर? और इसको लेकर इनके राजाओं में संघर्ष चलता रहा, बहुत लंबे समय तक चला। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इधर का राजा चेंज होता था, इधर का चेंज होता था, उनमें लड़ाई होती थी, फिर अगले वालों में होती थी, फिर अगले वालों में होती थी, ऐसी खूब लड़ाइयां हुई। क्लियर है? तो अब उसी रायचूर द्वाब के संबंध में यदि 3 मार्क रह जाता है तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले अवस्थिति। देखिए, पॉइंट्स विद हेडिंग वाला पैटर्न मैंने यहां फॉलो किया है। हेडिंग दे देते हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो आप ज्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन से बच जाते हैं। अवस्थिति कहां है? कृष्णा और तुंगभद्रा का द्वाब क्षेत्र। जैसा मैंने बताया 2 नदियों के संगम स्थल को कहते हैं, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के संगम को कहा गया रायचूर द्वाब। दूसरा, संबंध किससे है? इसके लिए विजयनगर और बहमनी में संघर्ष रहा। हरिहर प्रथम के काल में इसकी शुरुआत हुई। प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए इसको लेकर? मुदगल का युद्ध हुआ और सोनार गांव की बेटी का युद्ध हुआ। ये 2 मुख्य युद्ध थे। ऐसे तो फिर कई लड़ाइयां हुई। ये जो मुदगल का युद्ध था इसमें पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था, मुदगल के किले में हुआ था। क्लियर? चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स में हमने इसको तोड़ दिया। पहला, अवस्थिति की कहां है। दूसरा, संघर्ष का कारण था विजयनगर और बहमनी में, ये हमने बता दिया। और तीसरा, प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए इसको लेकर। अगला आइए, माधव विद्यारण। अभी मैंने कहानी सुनाई कि हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया, पुनः उन्हें हिंदू बनाया और अपने खुद के राजवंश की स्थापना के लिए प्रेरित किया। देखिए क्या लिखा हुआ है, हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ? संगम वंश की स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश। क्लियर? ये सारी बातें हो गई। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि इस तरह के राजवंशों में कई बार अवधि भी पूछ ली जाती है कि बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए कि सबसे कम अवधि पे किसने शासन किया, उसके बाद सबसे ज्यादा शासन किसने किया, उसके बाद किसने सबसे ज्यादा शासन किया। इस तरह से अरेंजमेंट भी आ जाता है। तो जो मैंने पहला वाला आंसर आपको बताया था उसमें सबके टाइम पीरियड लिखे हुए थे कि भाई 1336 से इनने शासन किया, फिर 1486 से इनने किया, मतलब 1336 से 1486 तक पहले वाले का शासन चला, मतलब 150 साल। फिर 1486 के बाद तीसरा वाला कब आया? तीसरा वाला आया 1505 में। ठीक, तो 1486 से 1505 मतलब 19 वर्ष शासन किया उसने। फिर 1505 से 1570 में आया अगला वाला, तो उसने 65 वर्ष शासन किया। तो ऐसे किसने कितने वर्ष शासन किए ये भी आपको पता होना चाहिए। और अकेला विजयनगर में नहीं साथियों, दिल्ली सल्तनत में भी मैंने आपको रिपीट किया था यही वाली बात, और मुगल्स में भी आपको याद रखना है। अरेंजमेंट कई बार अवधि को लेके आ जाता है, राजाओं की भी और राजवंशों की भी। क्लियर? चलिए, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगला देखें, हरिहर प्रथम। अब देखिए, राजा के बारे में जब कुछ लिखने आता है तो मैं रिपीट कर चुका हूं कई बार कि उसका वंश बताओ, उसकी यदि कोई उपाधि है, कोई राजधानी विशेष है तो वो बता दो, और उसने क्या काम किए ये बताओ। यही बताओगे ना आप किसी भी राजा के बारे में। तो देखिए,
वंश है, संगम वंश का संस्थापक था। क्लियर। दूसरा, राजधानी इसकी थी प्रारंभ में अनेगोंडी और कालांतर में विजयनगर। विशेष क्या है इसके बारे में, इसने बहमनियों से रायचूर दोआब को लेकर जो संघर्ष था वो शुरू किया। शुरुआत इसी के काल में हुई थी संघर्ष की। क्लियर। अगला देखें, बुक्का फर्स्ट, ये अगला राजा, ये अभी विजयनगर में जो पहला वंश था संगम वंश, उसी के राजा हैं जो 3 मार्कर में आ सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिए। देखिए, पहला वंश संगम। उपाधि, मैंने क्या कहा, यदि राजा की कोई उपाधि है तो बता दिया करो। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और राज सिंहासन का अवलंब, ये इसकी उपाधि थी। संघर्ष, यह विशेष क्या है, वही रायचूर दोआब को लेकर इसका संघर्ष हुआ मोहम्मद शाह से, जो बहमनी शासक था, और इनके बीच जो लड़ाई हुई उसको मुदगल का युद्ध कहा गया, जिसमें इसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अच्छा देखो, अब 3 मार्कर में ये भी आ सकता है मुदगल का युद्ध, इसमें नहीं लिखा है, तो मुदगल का युद्ध हो जाए तो इसको पलट देना। क्या लिख दोगे, बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह प्रथम के बीच हुआ। दूसरा कारण क्या था, रायचूर दोआब को लेके हुआ। तीसरा, विशेष ये है कि इसमें पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ। ये 3 पॉइंट आपको बता देना है, इसको लिख लो। ठीक। अगला देखो, हरिहर द्वितीय, अगला राजा, सेम पैटर्न, वंश है संगम वंश। कार्य, इसने बहमनी से, जो भी पड़ोसी लोग थे जो महाराष्ट्र के आसपास बसे हुए थे, उनसे गोवा और दाभोल क्षेत्र जीत लिया। इसके अलावा विशेष ये है कि विजयनगर का पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब क्षेत्र के बाहर दूसरे देश पर भी आक्रमण किया। ये सब अभी संगम वंश के राजा ही चल रहे हैं, लगभग हर राजा भी 3 मार्कर आ सकता है। क्लियर। देव राय प्रथम, क्या है भैया, वंश संगम वंश का राजा। संघर्ष, वही रायचूर दोआब हेतु। फिरोज शाह से हुआ, वही बहमनी में उस समय राजा कौन था, फिरोज शाह। सोनार गांव की बेटी का युद्ध हुआ। आगमन, इसके टाइम में निकोलो कोंटी नाम का एक विदेशी विजयनगर की यात्रा में आया था, इंपॉर्टेंट है। कार्य इसने क्या किया, मुसलमानों को सेना में भर्ती किया ताकि इसकी सेना में योग्यता का स्तर थोड़ा बढ़े, और तुंगभद्रा नदी पर इसने हरिद्रा बांध बनवाया। ये 2 इसने महत्वपूर्ण काम किए थे। तो मैं बार बार यही बोलता हूं भाई, किसी भी राजा का वंश बताओ, राजधानी बताओ, उपाधि बताओ, काम बताओ, यही सिमेटना है आपके 3 मार्कर को राजा से संबंधित। अगला देखें, देवराय द्वितीय, वंश संगम, उपाधि है गज बेटकर, इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी, और इमरानी देवराय, ये इसकी 2 उपाधियां हैं। आगमन, इसके टाइम में ईरान से अब्दुल रज्जाक आया था। और कला के क्षेत्र में इसने क्या किया, एक तो महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा इसने खुद ने, और श्रीनाथ को संरक्षण दिया। श्रीनाथ एक विद्वान थे जिन्होंने हर विलासम की रचना रची। अब देखिए आप कि नाम मैंने बताया कि किसको संरक्षण दिया, पर ब्रैकेट में उनकी रचना लिख दी मैंने एक शब्द में। तो ये जो ब्रैकेट में लिखने वाला मामला है, इसको थोड़ा दिमाग में रखो। यदि किसी विद्वान के बारे में लिख रहे हो तो उसकी एक आध रचना ब्रैकेट में लिख दो। ठीक। किसी रचना के बारे में लिख रहे हो तो उसके विद्वान का नाम ब्रैकेट में लिख दो। यदि किसी घटना के बारे में लिख रहे हो तो उसके वर्ष का नाम ब्रैकेट में लिख दो। ये जो ब्रैकेट में लिखना है ये आपको ज्यादा नंबर दिलवा देगा, खासकर घटना के वर्ष, खासकर जैसे मैंने कहा कोई उदाहरण हो, खासकर कोई व्यक्ति है तो उसकी रचना है, इस सब पे नंबर थोड़े मिल जाते हैं क्योंकि फैक्ट बढ़ जाते हैं ना उसमें। चलिए अगला, सालुव वंश। अब देखिए संगम वंश कंप्लीट हो गया। विजयनगर पे जैसा मैंने कहा 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। तो संगम से संबंधित जितने 3 मार्कर हो सकते थे सब हमने लिख लिए। एक 3 मार्कर और था जो मैंने आपको मौखिक बता दिया, मुदगल का युद्ध। क्लियर। किन दोनों के बीच हुआ ये बताना है, दूसरा किसके लिए हुआ ये बताना, और तीसरा विशेष क्या है, तो पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। चलिए अगला, अब हम आ रहे हैं सालुव वंश पे। अब इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा, केवल ये प्रश्न बनेगा कि इस वंश पर टिप्पणी करो, क्योंकि इसमें कुछ खास था ही नहीं, इसके अंदर कुछ खास नहीं था। तो देखिए 3 मार्कर क्या बनेगा, परिचय क्या बताओगे, किसी भी वंश का परिचय क्या बताओगे आप, कि भाई कहां शासन किया, तो विजयनगर पे शासन किया। दूसरा ये बताओगे कब शासन किया, तो 1486 से 1505। अभी हम पीछे भी देख चुके हैं, पहले प्रश्न में ही देखा था। संस्थापक कौन था इसका, नरसिंह सालुव था। ठीक। और अंतिम शासक कौन था, इमरानी नरसिंह था। और इस इमरानी नरसिंह को ही वीर नरसिंह ने हटाया और तुलुव वंश की स्थापना कर ली थी, मतलब अगला वंश आ गया था। क्लियर। तो देखिए सब बता दिया हमने। आप इसे और छोटा कर सकते हो, जैसे इस वंश का संस्थापक, इतनी थ्योरी क्यों लिखना है, मत लिखो, थोड़ी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, स्लाइड्स बनाना होता है जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम होता है। ये हटा दें आप, ये हटा दें, सीधे हेडिंग दी संस्थापक डैश करके नरसिंह सालुव, बस। यदि आप हेडिंग दे रहे हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन मत कीजिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हेडिंग्स हम दे ही इसलिए रहे हैं कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन बचे, कट टू कट बात करना है। चलिए कृष्णदेवराय, अब संगम वंश हो गया, सालुव हो गया, अब हम आ गए तुलुव वंश पे। अब तुलुव वंश में एक इंपॉर्टेंट राजा था कृष्णदेवराय, बहुत इंपॉर्टेंट राजा। इसके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा
कि भारत का एक सर्वश्रेष्ठ शासक, इसको कहा। क्लियर? तो पूछा जाता है कि बाबर ने किसका जिक्र किया अपनी आत्मकथा में? इसका किया था। चलिए, तो किसी भी राजा के बारे में क्या बताओगे? वंश बताओगे। तुलुप वंश का शासक था। ब्रैकेट में देखो मैंने ईयर लिख दिया, कब से कब तक शासन किया इसने, वही महत्व वर्ष मेंशन कर देना। दूसरा उपाधि बता दी, आंध्र पितामह, आंध्र भोज। इतनी मत बताओ। मैं देखिए, हम यहाँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताते हैं कि यदि हम आपको 10 पॉइंट बातें बताएंगे तो कम से कम 7 याद रह पाएंगी। ठीक है, तो अब इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग आपको भी करना है कि यार इतना सादा नहीं गूंज सकते आप वहां पे। हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करके ही बताएंगे आपको। तो 1 2 3 4 5 उपाधियां मैंने लिख दी इसकी। भाई आप कोई भी 2-3 याद रख लो यार, काफी है। ठीक। कार्य, क्या काम करे इसने? मैं क्या बोलता हूं, किसी भी राजा के काम बता दो। पहला काम देखो, अब जरा देखो आप, क्या थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी नजर डालना है कंटेंट के अलावा। कार्य देखो, पहले हमने लिखा निर्माण, निर्माण के ब्रैकेट में लिख दिया नागलपुर और हासपेट नगर, डब्बा बंद कर दिया। मतलब ये 2 नगर बसाए थे इसने। जो नागलपुर है इसने अपनी मां की याद में बसाया था, हासपेट नगर इसने अपनी पत्नी की याद में बसाया था। चलिए वो सब नहीं लिखना है इसमें। चलिए, कॉमा, मंदिर, मंदिर के ब्रैकेट में लिखा हजारा मंदिर, चिदंबर मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। फिर देखो डब्बा बंद। फिर कॉमा, रचना, रचना के ब्रैकेट में आमुक्त माल्यादम, जामवती कल्याणम, उषा परिणय, ये 3 रचना रची इसने। फिर डब्बा बंद। और कॉमा, संरक्षण, किसको संरक्षण दिया? ब्रैकेट में 8 विद्वानों को इसने संरक्षण दिया, तेलुगु विद्वान थे जिन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज, तो ऑब्लिक करके अष्टदिग्गज भी लिख दिया। बट फिर वही बात, आपको यदि ये लग रहा है कि यार आंसर थोड़ा बड़ा हो रहा है, यार हम जब लिखने बैठ रहे हैं तो इससे बड़ा जाएगा आंसर, तो मैंने क्या बोला कि हम जानबूझ के थोड़ा तो बड़ा बताएंगे भैया आपको। क्यों? क्योंकि हम जितने फैक्ट्स बताएंगे आप पूरे कैरी नहीं कर पाओगे वहां पर। आप इसी को थोड़ा थोड़ा कम कर दो ना। आप इसकी रचनाएं लिख रहे हो तो 3 रचनाएं क्यों लिखना है? कोई 1 लिख दो, कोई 2 लिख दो। आप इसके निर्माण कार्य बता रहे हो तो सब मत बताओ ना, कोई 1 आध बता दो। मंदिर जो आप बता रहे हो 3-3, कोई 1 बता दो। क्लियर है? नंबर इसमें भी मिल जाएगा। ओवरऑल आपने राजा को पूरी तरह कवर करा कि नहीं, ये मैटर करता है। आपने राजा का निर्माण काम 1 बता दो, उसकी रचना 1 बता दो। क्लियर? उसके मंदिर का एक आध का नाम बता दो। हमने 3-3 बता दिए, आप 1-1 बता दो, नंबर तब भी मिल जाएंगे। डायमेंशन कवर हो रहे हैं ना राजा से संबंधित सब। चलिए, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग। अच्छा, एक चीज और देख लो, इसके अंदर से भी प्रश्न बन सकता है कि भाई जो कृष्णदेवराय है, देखिए ज्यादा आंसर कंटेंट देने का कारण क्या है कि अंदर ही आपको 2-3 बातें और बता दी जाए। कृष्णदेवराय के निर्माण कार्यों पर प्रकाश डालो, 3 मार्कर। तो निर्माण वाला डब्बा उठाओ, केवल क्या क्या निर्माण काम करे। एक नगर बसाया नागलपुर और हासपेट नगर, एक तो ये निर्माण काम, और दूसरा हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, और ये तो एक तो नगर बसाए, एक मंदिर बसाए, ये दोनों लिख दो आप। तो नगर डैश नगर का नाम, नीचे मंदिर डैश मंदिर का नाम, दैट्स इट। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। एक और क्वेश्चन कि कृष्णदेवराय द्वारा कला या साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया, 3 मार्कर। तो पहला तो रचना, रचना मतलब जो स्वयं रची, तो हेडिंग दे देना रचना डैश आमुक्त माल्यादम कॉमा जामवती कल्याणम कॉमा उषा परिणय, 1 पॉइंट हो गया। 3 ही तो रचना के नाम लिखना। दूसरा पॉइंट संरक्षण डैश 8 विद्वानों को संरक्षण दिया, तो रचना रची और विद्वानों को संरक्षण दिया, इन दोनों बातों ने मिलजुल के साहित्य को आगे बढ़ाया कि नहीं, तो 1 3 मार्कर ये बन जाएगा। क्लियर है? तो इस सब में मैंने इतना सब बता दिया। तो ये रीजन होता है थोड़ा ज्यादा कंटेंट आपके सामने परोसने का। तो आपको समझ गए आपको क्या करना है। आपको यदि कंटेंट ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा कम कर दिया करो आप। मैं यदि 4 नाम बता रहा हूं तो आप 1 बता दो। क्लियर? चलिए, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग, ये जो कृष्णदेवराय देखा ना, इसी के टाइम पीरियड को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, खुद भी खूब सारी रचनाएं लिखी, 8 बड़े विद्वानों को इसने संरक्षण दिया, जैसे अष्टदिग्गज कहते थे। देखिए क्या लिखा, तुलुब वंशीय कृष्णदेवराय के काल को कहा जाता है। तो अकेला राजा का नाम नहीं बताया, वो किस वंश का ये भी बताया। आप बारीकी समझो, जब भी किसी राजा का बता रहे हो ये भी बताओ किस वंश का है। तो तुलुब वंशीय कृष्णदेवराय के काल को कहा गया। उसमें उसने आमुक्त माल्यादम, जाम्बती कल्याणम, उषा परिणय रचना रची और 8 तेलुगु विद्वान ब्रैकेट में अष्टदिग्गज को संरक्षण दिया, जिसमें उदाहरण भी लिख दी। देखो, पैठन, तेनाली रामा और नंदी तिम्मन, 2-3 के नाम लिख दी। इसलिए इसके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय की उपाधियां, अकेली इसकी उपाधियां पूछे तो जो 5-6 बताई थी अभी, सबको लिख दो कॉमा कॉमा करके। अब कृष्णदेवराय के निर्माण कार्य लो, आ गया क्वेश्चन। पहला आप हेडिंग डालोगे नगर, अपनी मां नागल देवी की याद में नागलपुर और पत्नी की याद में हासपेट नगर। दूसरा मंदिर, हजारा मंदिर,
चिदंबरम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। तो ओवरऑल आपने नगर का नाम भी बता दिया कौन कौन से इसने बसाए, और आपने मंदिरों का नाम भी बता दिया जो उसने बसाए। कृष्ण देवराय के काल में साम्राज्य विभाजन, साथियों साम्राज्य कई हिस्सों में बट चुका था इसके टाइम पीरियड में, तो उसी के बारे में बताना है। नंबर 1 अहमदनगर में निजाम शाह, नंबर 2 बीजापुर में आदिल शाह, नंबर 3 बरार में इदाम शाह, नंबर 4 गोलकुंडा में कुतुब शाह, नंबर 5 बीदर में वरीद शाह। ये 5 क्षेत्र थे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसकी स्थापना कर ली थी इसके काल में। तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी, कुछ भी नाम आ जाए तीनों एक ही है। इनके युद्ध, इस पे टिप्पणी आ जाएगी साथियों। क्या करेंगे आप, देखिए हुआ क्या, थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। ये जो कृष्णदेवराय था मतलब तुलुप वंशी राजा, इसी के टाइम में एक राजा आया सदाशिव राव। क्लियर, सदाशिव राव जब राजा बना तो उसके टाइम पीरियड में साम्राज्य की सारी शक्तियां उसके जीजा मतलब रामराय के हाथ में थी। उसके जीजा रामराय और रामराय के भाई तिरुमल इनके हाथ में थी। तो राजा कौन था, राजा था सदाशिव राय। शक्तियां किसके हाथ में थी, जीजा के हाथ में। जीजा का नाम था रामराय, प्लस उसका एक भाई था तिरुमल, इन दोनों के हाथ में शक्तियां थी। ठीक, अब हुआ क्या, ये जो रामराय है, रामराय इसने पुर्तगालियों से संपर्क साधा, क्योंकि साउथ के सारे राज्य पुर्तगालियों से घोड़े का व्यापार करते थे। तो पुर्तगालियों से संपर्क साधा और घोड़े का जो व्यापार था, अश्व व्यापार, उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो साउथ के जो बाकी के राजा थे, राज्य थे, वो इससे नाराज हो गए। तो बाकियों ने गुट बना के इनसे युद्ध लड़ा। इस युद्ध को कहा गया तालीकोटा का युद्ध, और इस युद्ध में लोग हार गए विजयनगर वाले, और वो गुट जीत गया। क्लियर है, और ये भाई साहब जो हैं ये मारे गए। और ये जो तिरुमल है इसका भाई मतलब सदाशिव राव का जो जीजा था रामराय, ये मारा गया रामराय। बचा कौन, रामराय का भाई तिरुमल। तो तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या करी और अपने वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था अराविडु वंश। ये है कहानी ओवरऑल। अब जरा देखिए इसको कैसे लिखेंगे। पहला दिनांक 23 जनवरी 1565। दूसरा कारण, आपको मैंने बोला है यदि लाइन बच रही है तो आप दूसरा पॉइंट पूर्ण विराम के बाद यहीं से शुरू कर दो। कारण क्या है, रामराय द्वारा पुर्तगालियों से संधि कर अश्व व्यापार पर एकाधिकार, दैट्स इट। गुट, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये सब एक तरफ, बनाम, बनाम मतलब वर्सेस विजयनगर। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था शैवेल नाम का व्यक्ति, और परिणाम क्या हुआ, विजयनगर की हार और रामराय की मृत्यु, दैट्स इट। तो आपने सब बता दिया यार, युद्ध में ही तो बताना होता है, कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, परिणाम क्या रहा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जोरी खाना, जोरी खाना क्या था दोस्तों, विजयनगर में ही जो टकसाल विभाग होता था उसे जोरी खाना कहते थे। आगे बढ़िए। विजयनगर में प्रशासनिक या राजनीतिक विभाजन, ये मैं हर टॉपिक में कराता हूं कि भाई केंद्र जो है, राष्ट्र जो है वो कई प्रांतों में बटा हुआ है, फिर प्रांत काय में बटा हुआ है, फिर कौन काय में बटा हुआ है, और किस पर शासन करने वाले को क्या कह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जरा देखिएगा, केंद्र कौमा प्रांत, प्रांत के ब्रैकेट में लिखा है मंडल क्योंकि प्रांत को मंडल कहते थे, कौमा जिला, जिला के ब्रैकेट में लिखा है कोट्टम और बल्लाणु क्योंकि वो कहते थे, कौमा तहसील, ब्रैकेट में लिखा है नाडु, कौमा ग्राम समूह, गांव का समूह, कौमा मेलग्राम कहते थे, ब्रैकेट में लिखा है, कौमा ग्राम, ब्रैकेट में लिखा है उर क्योंकि गांव को उर कहते थे। उर जो है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, तो आपने केंद्र से शुरू किया, आप गांव तक ले गए। ब्रैकेट में आपने ये भी लिख दिया कि उन्हें कहा क्या जाता था। चलिए ये ब्रैकेट में जरूर लिखना है साथियों, और आपको यदि ये पता हो कि उसे संभालता कौन था तो ब्रैकेट में ही कॉमा करके उसका नाम भी लिख सकते हो अधिकारी का। अगला देखते हैं नायंकार व्यवस्था। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में दो व्यवस्थाएं थी, एक नायंकार और एक आयंकार। नायंकार व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन से रिलेटेड थी, प्रांतीय प्रशासन से संबंधित एक सामंती व्यवस्था थी। मतलब भाई प्रांतों में, भाई राजा केंद्र में बैठा है, उसने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा, अब सारे प्रांतों को वो खुद नहीं संभाल सकता तो प्रांत दे देगा लोगों को कि तुम संभालो, प्रांत में जमीन का टुकड़ा दे दिया तुम संभालो, और बदले में हमारे लिए सेना और ये सब रखो, मतलब एक प्रकार की सामंती व्यवस्था। तो वही वहां पर नायंकर व्यवस्था थी। जरा देखिएगा, प्रांतीय प्रशासन से संबंधित एक प्रकार की सामंती व्यवस्था। सामंतों को राज्य की तरफ से भूखंड, ब्रैकेट में अमरम भूमि, दिया जाना और इन्हें अमर नायक कहा जाना, दैट्स इट। तो सीधी सी बात है कि विजयनगर में, अच्छा मेंशन कर देना विजयनगर में, ये मैं नहीं लिख पाया उसके लिए आई एम सॉरी, ये जरूर लिखा करो कि कोई सी चीज किस कालखंड की हो रही है। तो विजयनगर में प्रांतीय प्रशासन की एक सामंती व्यवस्था, ठीक,
जिसमें सामंतों को अमरम भूमि नाम का भूखंड दिया जाता था और उस सामंत को अमर नायक कहा जाता था। बस आगे बढ़े। आयंकर व्यवस्था ये क्या है? ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी। अब ब्रैकेट में जरूर लिख देना विजयनगर में, मैं लिखना भूल गया हूं 2-3 जगह, ये जरूर मेंशन करना पड़ता है कि किस साम्राज्य की बात हो रही है। विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। विजयनगर में ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था, इसका प्रशासन 12 अधिकारियों से मिलकर बनी हुई एक टीम करती थी। क्लियर? तो 12 अधिकारियों द्वारा गांव के प्रशासन को संभालना और देखना कहलाता था आयंकर। क्लियर? शिष्ट क्या था? विजयनगर में साम्राज्य में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जिसे शिष्ट कहते थे। जो रेवेन्यू आता था उसे शिष्ट कहते थे विजयनगर में। 98 क्या था? उस रेवेन्यू को जो वसूलता था उस विभाग को 98 कहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की वसूली करने वाला विभाग। साथियों ये जरूर बताना है किस साम्राज्य की बात हो रही है। अगला, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व मतलब कितने प्रकार के और कितने कितने राजस्व प्राप्त होते थे। देखिए, भू राजस्व कुल उपज का 1/6 से 1/3 था, कौमा ब्राह्मणों से 1/20, मंदिरों से 1/30 वसूला जाता था। तो आपने ये भी बता दिया टोटल कितना था और किस किस से कितना वसूला जाता था, ये भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों। रक्त कोडगे व गंड प्रेद ये क्या है? विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में मारे गए जो सैनिक हैं उनके परिवार को राज्य की तरफ से एक भूमि दी जाती थी, उसे रक्त कोडगे कहते थे। और जिन सैनिकों ने युद्ध में वीरता दिखाई उन्हें जो भूमि दी जाती थी उसे गंड प्रेद कहते थे। तो आप देखिए 2 लाइन में हमने संक्षेप में सब बता दिया। आगे बढ़े। उम्बली क्या है? विजयनगर साम्राज्य में ही गांव में विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि। आप अपनी विशेष सेवा दे रहे हो, बदले में आपको लगान मुक्त भूमि दे दी जाएगी जिसका आप यूज कर सकते हो, कमाई कर सकते हो। उसे विजयनगर साम्राज्य में उम्बली कहा जाता था। अगला देखते हैं वीर पंजाल क्या है? साथियों विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, उसमें व्यापार में निपुण जो दस्तकार वर्ग होता था उसे वीर पंजाल कहते थे। अब देखिए आप इसमें प्रेजेंटेशन जैसा कुछ नहीं है, 1 लाइनर आंसर है तो आप एज इट इज लिखेंगे, बट इसमें आप एक सूक्ष्म नजर रखिएगा कि हर उसमें हम मेंशन कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य मतलब बताना होता है कि ये शब्दावली किस कालखंड से संबंधित है। अगला, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा। साथियों एक मुद्रा थी पेगोड़ा, बाराह या पेरदा, 3 नाम थे उसके। ब्रैकेट में देखो लिखा है स्वर्ण, ये स्वर्ण की मुद्रा थी, कॉमा एक था टार, ब्रैकेट में लिखा है चांदी, चांदी की मुद्रा को टार कहते थे, कॉमा एक था डिजिटेल, ब्रैकेट में लिखा है ताम्र, जो तांबे की मुद्रा थी उसे डिजिटेल कहते थे। तो हमने सारी मुद्राओं के नाम ब्रैकेट में वो किस धातु से बना है ये भी बताया, जरूर बताना है। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा। अब देखिए विजयनगर से हम बहमनी पे जंप कर रहे हैं जो पड़ोसी साम्राज्य था। तो जो बहमनी राज्य था उसकी मुद्रा थी हूड़, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, विजयनगर राज्य की समस्त भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सी 3 भूमियां थी वो? पहला भंडारवाद भूमि जो राज की भूमि थी, दूसरा अमरम भूमि जो अमर नायकों मतलब सामंतों को दी जाती थी, तीसरा मान्य भूमि जो धार्मिक अनुदान के रूप में दी जाती थी। ये 3 प्रकार की भूमियां थी विजयनगर साम्राज्य में। सीधे आ जाएगा, आप देखिए सीधे डॉट डॉट करके लिख देंगे। आगे देखें, कट्टगी या कुत्तगरी ये क्या है? देखो जो बड़े भूस्वामी, मंदिर और ब्राह्मणों द्वारा खेती के लिए छोटे किसानों को पट्टे पर दी गई जमीन। कोई बड़ा भूस्वामी है या कोई मंदिर है या कोई ब्राह्मण है, उनने अपनी जमीन किसी छोटे किसान को दे दी पट्टे पे कि तू खेती कर, इसे कहा जाता था कट्टगी। अगला, विजयनगर राज्य की जातियां। यहां का जो समाज था वो कितने जाति श्रेणी में बटा हुआ था? दोस्तों एक तो है वैष्णव, इन्हें समाज का दायां हाथ कहते थे जो कृषि, व्यापार ये सब काम करते थे। दूसरा था शैव, इन्हें बायां हाथ कहते थे, ये शिल्प और गैर कृषिगत कार्य करते थे। क्लियर? तो आपने ये भी बता दिया कि नाम क्या है दोनों वर्गों का, क्या कहते थे और वो क्या काम करते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बड़वा ये क्या है? देखो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे हुए लोगों को बड़वा कहा गया इस साम्राज्य में। अगला देखें, चेट्टी। साथियों विजयनगर में व्यापारियों को चेट्टी कहा गया। अगला आइए, विजयनगर समाज में दास प्रथा। सीधे प्रश्न पूछा है तो देखिए विजयनगर समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, जहां प्रायः युद्धबंदी और ऋण ना चुका पाने वाले व्यक्ति को दास बनाया जाता था। दासों का क्रय विक्रय भी होता था।
इसे बेस बग कहते थे। देखिए ये भी बता दिया। अब 3 मार्कर में आ सकता है बेस बग अलग से। तो बेस बग को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे विजयनगर साम्राज्य में दासों का क्रय विक्रय किया जाना बेस बग कहलाता था। क्लियर? आगे बढ़े तो देखिए आपने दास प्रथा के संबंध में सब बता दिया। विजयनगर में दास प्रथा थी, बिल्कुल थी। दास किसे बनाया जाता था? तो या तो कोई व्यक्ति युद्ध बंदी है, मतलब युद्ध में हार गया और बंदी बन गया, और दूसरा उसने ऋण नहीं चुका पाया, ये व्यक्ति दास बनेगा। तो पहले पॉइंट में हमने बताया कि कौन बनेगा। दूसरे में हमने बताया कि क्या होता था, तो इनका क्रय विक्रय भी होता था, और क्रय विक्रय को ही क्या कहा गया? बेसबग। अलग से आ जाए बेसबग तो आपको लिख देना है। लो आ गया। क्या लिखोगे? विजयनगर साम्राज्य में दासों का क्रय विक्रय होना बेसबग कहलाता था। अगला आइए, फिरोज शाह। यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको हटाइए। कौन था फिरोज शाह? इसके बारे में हमने चर्चा की थी, नहीं की थी, सॉरी। इसके संबंध में दूसरी चीजें बताई थी इनडायरेक्टली। हमने बोला था कि बहमनी और विजयनगर के बीच में अलग अलग पीढ़ियां बदलती गई, पर युद्ध चालू रहा। उस युद्ध को कहा गया रायचूर दोआब के लिए युद्ध, बताया गया। तो ये जो फिरोज शाह था, इसने भी रायचूर दोआब को लेकर युद्ध लड़ा था, पर किससे? विजयनगर के एक राजा से जिसका नाम था देवराय प्रथम। अब अपन एक्चुअली बहमनी साम्राज्य पे चल रहे हैं, ठीक है? तो ये बहमनी वंश का राजा है। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है? संघर्ष देवराय प्रथम से रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष हुआ। ऑब्वियसली फिर किसी राजा की क्या बताना है? मैंने बताया था कार्य बताना है। तो पहले प्रशासनिक कार्य बताओ, किसने प्रशासन में हिंदुओं को शामिल किया, ठीक, और एशियाई विदेशियों को अपने यहां लाके बसाया, पहला राजा था। निर्माण कार्य, दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई खगोल शास्त्र से संबंधित, और फिरोजाबाद नगर की नींव रखी। क्लियर? और एक चीज ब्रैकेट में आपको अलग से लिख लेना है, इसका वंश। तो आप लिखेंगे बहमनी। ये मिस हो गया यहां, मैं बार बार बोलता हूं राजा में वंश जरूर बताओ। तो आप क्या बताएंगे? फिरोज शाह का पहले वंश बहमनी से संबंधित। दूसरा बताएंगे कि भाई संघर्ष किससे रहा? तो देवराय प्रथम से रहा, रायचूर दोआब को लेकर। तीसरा बताएंगे कार्य। तो कार्य में क्या बताया मैंने? पहला प्रशासनिक कार्य, तो हिंदुओं को सेना में शामिल किया और एशियाई विदेशियों को बसाया। दूसरा निर्माण कार्य की बात करूं तो दौलताबाद में वेधशाला और फिरोजाबाद नगर, ये बसाया। अगला आइए संत बली। देखिए फिर एक उपाधि है। सूफी संत गेसू दराज से संबंध होने के कारण बहमनी शासक शाहबुद्दीन अहमद शाह प्रथम को कहा गया। तो किसे कहा गया? तो राजा का नाम नहीं लिखा अकेला, उसका साम्राज्य बताया, बहमनी शासक। और क्यों कहा गया? क्योंकि सूफी संत गेसू दराज से उनका संबंध था। अगला महमूद गवा। ये क्या कहानी है? तो दोस्तों विजयनगर जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में एक राजा था, राजा का नाम था अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। बहमनी की बात कर रहा हूं मैं। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के काल में क्या हुआ? एक व्यापारी समूह का प्रमुख था महमूद गवा, व्यापारी था, उसका उत्कर्ष हुआ, मतलब उसकी ताकत बढ़ती गई। वो होता ना, राजा व्यापारियों को ज्यादा ही संरक्षण दे देते हैं, तो वो ताकतवर होता गया। एक समय ऐसा आ गया कि वो राजनीति में भी इन्वॉल्व हो गया। कौन? महमूद गवा। बड़े बड़े फैसले लेने लगा, और फिर राजा ने परेशान होकर इसके ऊपर राजद्रोह का केस लगा के इसे फांसी दे दी। तो वो था महमूद गवा। तो अब देखिए महमूद गवा पे कभी 3 मार्क रह जाए तो आपको पहला तो ये बताना है परिचय। व्यापारी समूह का प्रमुख था, इसका उत्कर्ष हुआ अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के टाइम में। दूसरा, इसने एक लेखों का, कई लेख लिखे, इसके लेखों का संग्रह कहा जाता है रियाजुल इंशा। रियाजुल इंशा पे कभी 3 मार्क रह जाए तो लिख देना कि महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। मृत्यु, उसकी मृत्यु कैसे हुई? महमूद तृतीय के काल में राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी। बिल्कुल संक्षेप में लिखना है, ज्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है जिस शब्दों में बोल रहा हूं। महमूद तृतीय के समय में राजद्रोह के आरोप में फांसी। बस आगे बढ़ो। महमूद गवा के कार्य, जैसा मैंने कहा शुरू में व्यापारी था, पर बाद में प्रशासनिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया था। इसने काम क्या करे? पहला, जो पश्चिम तटीय बंदरगाह थे गोवा, दाभोल, उस पर बहमनियों का कब्जा एक बार फिर से स्थापित करवा दिया इसने। क्लियर? बहमनी राज्य को इसने 8 प्रांतों में बांटा। और तीसरा, इसने एक महाविद्यालय की स्थापना करी थी बीदर में। तो ये 3 बड़े काम करे इसने। तो महमूद गवा ने क्या काम करे, ये कभी आ सकता है, बता दीजिएगा। दक्कन की लोमड़ी किसे कहा गया? साथियों, अमीर उल बरीद को कहा जाता था। अब ये कौन है अमीर उल बरीद? बहमनी शासक महमूद शाह के काल में सारी शक्तियां इसी के हाथ में थी। तो बहमनी शासक महमूद शाह के समय में था कौन?
अमीरुल बरीद, इसी को कहा जाता था दक्कन की लोमड़ी। अगला आइए, दक्षिण का नीरो। साथियों, बहमनी शासक हुमायूं को कहा जाता था उसकी क्रूरता के कारण। क्लियर। अगला आइए, बहमनियों की राजकीय भाषा मराठी थी साथियों। अगला आइए, जगत गुरु व अबला बाबा किसे कहा जाता था? तो जो बहमनी शासक था इब्राहिम आदिल शाह, उसे कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने निम्न कार्य किए। दोस्तों हम कारण भी बता रहे हैं। पहला, हिंदी गीत संग्रह किताब-ए नोरस की रचना की। दूसरा, तारीख फरिश्ते के लेखक फरिश्ता को संरक्षण दिया, मतलब खुद भी एक रचना रची और एक लेखक फरिश्ता को इसने संरक्षण दिया जो कि तारीख फरिश्तों का लेखक था। तो ओवरऑल इसे कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो उसके दोनों काम हमने बता दिए। तो ओवरऑल 3 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो गया। मोहम्मद कुली ये क्या है? साथियों, एक गोलकुंडा शासक था जिसने हैदराबाद नगर की स्थापना की, 4 मीनार का निर्माण कराया और इसी को दक्कनी उर्दू का आविष्कारक भी कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि दक्कनी उर्दू का आविष्कारक, तो आप फिर ये नाम बता दीजिएगा। क्लियर है। अगला आइए, मधुरा विजय ऑब्वियसली एक कृति है। इस कृति में कवित्री गंगा देवी ने, तो ऑब्वियसली किसकी कृति है? गंगा देवी की। उन्होंने अपने पति हरिहर प्रथम के विजय अभियानों का वर्णन किया। तो किसकी कृति है ये भी बताया, दूसरा उसमें वर्णन क्या है ये भी बताया। अगला क्वेश्चन आइए, विजयनगर के उत्कर्ष के कारण क्या रीजन था कि विजयनगर एकदम से एक शानदार ताकतवर राज्य के रूप में उभर गया? पहला, सुयोग्य शासक, दूसरा आर्थिक उन्नति और तीसरा धार्मिक सहिष्णुता व शांति। राजा जो थे वो योग्य थे ऑब्वियसली, तभी उत्कर्ष हुआ। आर्थिक स्थिति अच्छी थी, दोआब के क्षेत्र से घिरा हुआ था, बंदरगाह से घिरा हुआ था दक्षिण में। इसके अलावा धार्मिक रूप से राजा सहिष्णु थे, जैसा हमने बताया कुछ राजाओं के बारे में कि अपनी सेना में हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको शामिल किया उन्होंने, और शांति बनी रहती थी। यह रीजन था कि विजयनगर चरम पर पहुंचा। अच्छा, पर विजयनगर का पतन क्यों हो गया एक समय बाद? तो विजयनगर के पतन के कारण यदि 3 पॉइंट में पूछे तो आप बताइएगा। पहला, कमजोर उत्तराधिकारी और दुर्बल सेना। उत्तराधिकारी कमजोर हो गए, आने वाली पीढ़ी उस लायक नहीं बची। दूसरा, बहमनियों से निरंतर संघर्ष और विरोध, वही रायचूर दोआब को लेकर अब निरंतर संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो साम्राज्य तो कमजोर पड़ेगा। तीसरा, पुर्तगालियों का हस्तक्षेप, जो जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी कि वो अश्व व्यापार करते थे इनके साथ। अगला, बहमनी का पतन क्यों हुआ उसका कारण पूछ लिया जाए यदि, तो भी 3 पॉइंट बताइएगा। पहला, जो परवर्ती शासक थे, मतलब जो उत्तराधिकारी थे बाद के राजा, वो अयोग्य, इसमें भी सेम। दूसरा, महमूद गवा की मृत्यु के बाद एक ईमानदार प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति। भाई महमूद गवा जैसा मैंने कहा शुरू में एक व्यापारी था, बाद में प्रशासनिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया था, प्रधानमंत्री बन गया था राजा का। अब जब उसको मृत्युदंड दिया उसके बाद कोई उतना योग्य आदमी नहीं बचा था। ठीक। और तीसरा, वही विजयनगर से निरंतर संघर्ष, पड़ोसी से, सेम इनका भी था। खैर, 50वां और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर काल में हुए विदेशी आगमन। मैंने क्या किया, जितने भी विदेशी यात्री आए वो किस किस राजा के काल में आए ये ब्रैकेट में मेंशन कर दिया इनके साथ। मेरा देखिएगा, एक निकोलो कोंटी आया था, देवराय प्रथम का काल, कॉमा, ईरान से अब्दुल रज्जाक आया था, ब्रैकेट में लिखा है देवराय द्वितीय का काल, कॉमा, पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस और बारबोसा आए थे, ब्रैकेट में कृष्णदेवराय का काल, फिर कॉमा, पुर्तगाली यात्री नुनीस, ब्रैकेट में अच्युत देवराय। 2 लाइन में कंप्लीट। भाई एक और बच गई, आप और भी फैला के लिखेंगे तो 3 लाइन। तो हमने ये भी बता दिया कौन था, तो भाई ईरानी अब्दुल रजा किसके काल में आया, तो ब्रैकेट में राजा भी लिख दिया। तो अलग अलग राजाओं के काल में अलग अलग जो यात्री आए वो हमने मेंशन करे। इस पे एक प्रश्न बन सकता है ऐसा मुझे लगता है। बाकी कालखंड से रिलेटेड मैंने कहा आप एक सूची तैयार करके रखेंगे किसका कितना शासन रहा, उस पे भी अरेंजमेंट करने को आ सकता है। ये था आज का प्रयास और आज के 50 क्वेश्चन विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से संबंधित। अगला सेशन रहेगा मुगल काल से संबंधित। हम एक ही लेक्चर में पूरे मुगल काल से संबंधित सारे 3 मार्कर कवर करेंगे, जो कि हमारा एक बड़ा लेक्चर होने वाला है क्योंकि बहुत सारे 3 मार्कर उसमें से निकलेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।